नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं और ये जो घटनाक्रम है ये सीधे अगर हम देखें तो जुड़ता है इजराइल से, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ अब एक नया 8 मुस्लिम देशों का जो गठजोड़ है वो बनने जा रहा है और ये बड़ा अहम है क्योंकि इसका जो अंजाम है वो क्या होगा, इसको लेकर एक जो संशय है वो बना हुआ है कि आखिर वर्तमान में ईरान संकट तो उभरा हुआ है और इसी बीच 8 मुस्लिम देश मिलकर क्यों इजराइल के खिलाफ एक फिर से बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। तो इसी घटनाक्रम की आज चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। संस्कृति आईएएस की तरफ से हाइब्रिड बैच प्रयागराज में स्टार्ट किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम का ये जीएस फाउंडेशन बैच है जो यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जो भी बैच है ये कब स्टार्ट हो रहा है तो 12 फरवरी सुबह के 8:30 बजे इस बैच की टाइमिंग होगी और प्रारंभिक जो 250 स्टूडेंट्स इस बैच में नामांकन करवाएंगे उनके लिए फी में विशेष छूट दी गई है, जिसके लिए फी रखी गई है केवल 25,000। स्पेशल फी फॉर अदर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट, अदर जो संस्थान है उनके जो स्टूडेंट है जिनके लिए ऑनलाइन मोड पे जो फी रखी गई है वो यहाँ पर 9,999 रखी गई। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अभी इसी हफ्ते की बात है, 9 फरवरी को पाकिस्तान सहित दुनिया के 8 जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने इजराइल के खिलाफ संयुक्त जो बयान है वो जारी किया है और इस बयान में इजराइल की जो वेस्ट बैंक है, जो कब्जे वाली जो फिलिस्तीन का इलाका है, उसमें अपनाई जा रही जो नीतियां हैं उन पर खास तौर पे ये बयान जारी किया गया, जिसके संदर्भ में जो अवैध कह सकते हैं कि कब्जे की बात है, विस्तारवादी जो नीति है या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका उल्लंघन बताया गया है इन 8 मुस्लिम देशों के। और इसी कारण से देखें तो ये जो मसला है ये बड़ा ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ये जो नया गठजोड़ है, ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है ये तब मिल रहा है जब ईरान इजराइल तनाव पहले से ही क्या है, एकदम से पीक पर है। इस समय आप देखेंगे कि ईरान का जो संबंध है, ईरान के जो तनाव है वो इजराइल से एकदम पीक पर है। और पश्चिम एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें तो वहां पर जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो पूरी तरह से अनस्टेबल है। भू राजनीतिक अस्थिरता पश्चिम एशिया में बनी हुई है और इसी परिस्थिति में 8 मुस्लिम देशों ने इस खास देश के खिलाफ देखे तो बयानबाजी की है। दो टूक इन 8 देशों ने कहा है कि इजराइल के कब्जे वाला जो फिलिस्तीन का इलाका है उस पर कोई उसका संप्रभु अधिकार नहीं है। बयान में चेतावनी दी गई, जो भाषा है इन 8 देशों की वो चेतावनी के लहजे में है कि पश्चिमी तट में अपनाई जा रही जो भी इजराइल की नीतियां हैं वो हिंसा और संघर्ष को बढ़ा रही है, जिस कारण से देखें तो यहाँ पर स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो देखिए, इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष है ये आज का नहीं है, ये एक काफी पुराना मुद्दा है। लेकिन 2000 अगर हम 23 से लेकर 2025 के बीच में देखेंगे तो इजराइल फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ये काफी चर्चाओं में रहा और इसमें बड़े बदलाव भी देखने को मिले। जैसे गाजा युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो इजराइल का जो रुख है ये बड़ा ही तीव्र और आक्रामक हो गया है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो देखने को मिला। ईरान और इजराइल दो जो राष्ट्र हैं, यहाँ पर इजराइल का अगर हम ईरान से देखें तो दोनों के बीच में जो तनाव है वो तनाव अब छुपा हुआ नहीं है बल्कि खुलकर सबके सामने आ गया। अरब देशों के भीतर से भी देखें तो फिलिस्तीन जो मुद्दा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी पहले की अपेक्षा तेज हो गई और इसी पृष्ठभूमि में 8 मुस्लिम देशों का जो संयुक्त बयान है वो केवल बयान तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले समय में एक रणनीतिक जो संदेश है वो भी देता है। तो ये अब सामान्य बात नहीं है। इसी कारण से देखें तो ये जो मसला है ये खास तौर पर चर्चा में है। जो भी 8 मुस्लिम देशों के राष्ट्र प्रमुख के द्वारा जो संयुक्त बयानबाजी दी गई है उसमें कौन कौन देश हैं? पाकिस्तान है, मिस्र है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई जिसे बोलते हैं, कतर है, तुर्की है और इंडोनेशिया है।
इनमें से कई देश पहले इजराइल से कूटनीतिक जो संपर्क है वो बढ़ा चुके हैं, जैसे यूएई की बात की जा रही है। फिर भी क्या है कि सामूहिक जो विरोध है वो राजनीतिक कुछ न कुछ संकेत दे रहा है, और इसी कारण से ये जो मसला है अब ये सामान्य मसला नहीं रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान समेत जो 8 मुस्लिम देश हैं उन्होंने जो संयुक्त बयानबाजी जारी की है, कब्जे वाले जो वेस्ट बैंक की बात की जा रही है कि लगातार जो इजराइल की विस्तारवादी नीति है उसके संदर्भ में जो खास चेतावनी है वो इन देशों की तरफ से दी गई है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो बयान है ये मायने इसलिए रखता है कि ये ऐसे समय दिया गया है जब इजराइल की सुरक्षा जो कैबिनेट है उसने हाल ही में कुछ ऐसे कदमों को मंजूरी दी है जिसमें जो वेस्ट बैंक है, जिसे पश्चिमी तट हम कहते हैं, उस वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वाले के लिए देखें तो जमीन खरीदना आसान हो जाएगा। फिलिस्तीनियों पर इजरायली जो प्रशासन है उसके प्रवर्तन अधिकार पहले से बढ़ जाएंगे। इजरायल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दशकों पुराना जो नियम है उसको हटाने का भी फैसला किया गया है, जो यहूदी नागरिकों को निजी तौर पे देखें तो पश्चिमी तट में जो जमीन है वो खरीदने से रोकता है। तो इस तरह की जो स्थिति है और ऐसे समय में जो इस तरह की बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये बयान क्यों असामान्य है और महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहले क्या होता था, ज्यादातर अलग अलग देश अलग अलग बयान सीमित शब्दावली में देते थे, लेकिन अब जो देखने को मिला है कि एक साथ 8 से अधिक जो देश हैं वो एक साथ आ गए हैं। कड़ा और स्पष्ट जो भाषा है वो उनकी है और सीधे इंटरनेशनल जो जस्टिस है उसके सामने ये अपनी बात रख रहे हैं। इजराइल की जो संप्रभुता है वो थोपने की जो नीति है उस नीति पर सीधा ये लोग अब कह सकते हैं कि एक तरह से अटैक कर रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी है, ये जो घटनाक्रम है, ये तो स्पष्ट करता है कि मुस्लिम दुनिया में फिलिस्तीन मुद्दा फिर से केंद्रीय जो राजनीतिक एजेंडा है उसका रूप धारण कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रमुख जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं, जैसे इजराइल के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी अगर बात करेंगे तो यही कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक में जो क्या कर रहा है वो अवैध तरीके से जो संप्रभुता है वो थोप रहा है। यहूदी जो बस्तियां हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, उनका विस्तार बड़े ही तेजी से कर रहा है। तो दो बातें यहाँ पर सबसे खास बात देखने को मिल रही है कि वेस्ट बैंक के ऊपर जो संप्रभुता थोपने की बात है वो यहाँ पर इजराइल के तरफ से देखने को मिल रही है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो विस्तारवादी नीति है वो यहाँ पर खास तौर पे देखने को मिली है। तो ये दोनों तथ्य कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर चर्चा में बने हुए हैं। अगर हम बात करें आरोप के अलावा कि इजराइल की नीतियां आखिर क्या है, तो वेस्ट बैंक को अनौपचारिक रूप से अपने में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं तेज दिख रही है। और ये जो विस्तारवादी नीति है या अपने में मिलाने की जो नीति है, ये जो पहले से दुनिया भर में 2 स्टेट जो नेशन है उस 2 स्टेट नेशन की थ्योरी को कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो इजराइल की नीति है ये क्या कर रही है, ये कमजोर बना रही है। तो ये बात यहाँ से इजराइल के तरफ से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इजराइल को जो चेतावनी देने की बात की गई है कि ऐसी स्थिति में 8 मुस्लिम देशों ने टूक शब्दों में कहा है कि इजराइल का कब्जे वाले जो भी फिलिस्तीन इलाके हैं उन पर कोई संप्रभु अधिकार नहीं है। बयान में चेतावनी दी गई, पश्चिमी तट में अपनाई जा रही जो नीतियां हैं वो नीतियां क्षेत्र में हिस्सा और जो भी संघर्ष है वो भड़का रही हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल की कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताते हुए ये कहा है कि ये जो कदम है ये 2 राष्ट्र नेशन का जो समाधान हो सकता है उसके खिलाफ है। तो इस तरह की बात कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली है। और जो भी यहाँ पर 8 मुस्लिम देश हैं जिन्होंने संयुक्त बयानबाजी की है, अगर इनके बयानबाजी के मायने निकाले जाएं कि क्या हो सकते हैं तो अलग अलग स्तरों पे मायने निकाले जा सकते हैं। जैसे कानूनी स्तर पे अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक कोई भी क्या है, एक सोवरेन जो राइट है वो नहीं है, ये बात कही जा रही है। और इसका सीधा असर क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर, जो भी इस तरह के इंटरनेशनल जस्टिस है उसके राय पर आधारित होनी चाहिए। इस बयानबाजी का जो राजनीतिक संदेश है जिसमें 2 स्टेट नेशन जो सलूशन है वो केवल फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का वो सवाल है।
और अगर हम राजनीतिक संदेश की बात करें तो ईरान संकट के बीच में इजराइल के खिलाफ इस तरह का जो मोर्चा है, ये मोर्चा सामान्य नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक कूटनीतिक दबाव बनाने के दृष्टिकोण से देखें तो ये अहम माना जा रहा है। इसके अलावा देखिए, ईरान संकट से इसके अगर संबंध की बात करें कि इस पूरे मसले में ईरान की जो भूमिका है, क्योंकि ईरान जो है ये फिलिस्तीन जो गुट है उनका क्या माना जाता है, उन फिलिस्तीन गुटों का ये एक बड़ा जो समर्थक है वो माना जाता है। इजराइल का सबसे कट्टर विरोधी है, ये भी बात कह सकते हैं कि जो ईरान है वो क्या है, इजराइल का एक कट्टर विरोधी माना जाता है। और इस स्थिति में देखेंगे इस तरह की बयानबाजी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जो भी मौजूदा हालात हैं इसमें देखेंगे 2-3 बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहली जो गाजा की स्थिति है और दूसरी जो लेबनान की स्थिति है। अगर इसकी हम बात करें और इसको अगर हम थोड़ा सा वेस्ट बैंक से भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो इजराइल पर जो मल्टी फ्रंट प्रेशर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो 8 मुस्लिम देशों की तरफ से जो बयानबाजी की गई है ये ईरान को कूटनीतिक नैरेटिव स्पेस देता है, जबकि इजराइल की जो वैधता है उसको चुनौती उत्पन्न करने में एक भूमिका निभा सकता है। लेकिन हालिया जो इजराइल के फैसले हैं, अगर उन फैसलों की हम बात करेंगे तो इजराइल की जो सुरक्षा कैबिनेट है इसने यहूदी बसने वालों के लिए वेस्ट बैंक में ज़मीन खरीदना आसान बनाने के जो कदम है वो उसकी मंजूरी दी है। 10 को पुराने जो नियम हैं उन्हें हटाए हैं जो यहूदियों को निजी तौर पे ज़मीन खरीदने से रोकते थे। इससे फिलिस्तीनियों पर इजरायली जो प्रशासनिक कानूनी जो नियंत्रण है वो बढ़ेगा। ज़मीनी स्तर पर जो तनाव है और जो हिंसा है वो बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। अगर वर्तमान में इजराइल की जो लगातार नीतियां हैं उसकी अगर हम बात करें, उसमें अगर हम थोड़ा सा वेस्ट बैंक की बात करें तो जो वेस्ट बैंक है आप देखिए, ये अगर आएंगे इजराइल में तो ये वाला जो क्षेत्र है आप देखिए जॉर्डन से लगा हुआ, जॉर्डन के पश्चिम में, डेड सी के पश्चिम में ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही क्या बोला जाता है, वेस्ट बैंक। इसकी जो जड़ें हैं ये आज से नहीं है, 1967 से जुड़ी हुई है। 6 डे जो वार हुआ था उसके बाद इजराइल के कब्जे में ये पूरा क्षेत्र है। जो 6 डे वार हुआ उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है वो इजराइल के कब्जे में है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ये क्या है, ये अधिग्रहित टेरिटरी है, इजराइल की संप्रभु भूमि नहीं है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। सेटलमेंट जो पॉलिसी है उसकी अगर हम बात करेंगे तो इजराइल अपने नागरिकों को वेस्ट बैंक में बसाता है। समस्या क्या है, तो स्थानीय जो फिलिस्तीनी है उनकी भूमि पर कब्जा की स्थिति है। जनसांख्यिकी जो संरचना है वो बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो फोर्स जेनेवा जो कन्वेंशन है उसका उल्लंघन माना जा रहा है। तो इजराइल धीरे धीरे ऑक्यूपेशन को कहीं ना कहीं एनेक्सेशन में बदल रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिली है। और इस पूरे मसले के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अगर प्रस्तावों का भी हवाला दें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसके प्रस्ताव 2334 का हवाला दिया गया है, जिसमें 1967 के बाद कब्जे वाले जो भी फिलिस्तीन इलाके हैं उनका जो डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, जो स्थिति है, वो बदलने की किसी भी प्रयास की निंदा की गई। इसके अलावा देखेंगे जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी 2024 की जो सलाहकारी राय है उसका उल्लेख करते हुए ये कहा गया कि अदालत ने इजराइल की जो मौजूदगी है उसकी जो नीतियां उनको अवैध करार दिया है। विदेश मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो अपनी कानूनी और नैतिक जो जिम्मेदारी है उसको भी क्या करें, निभाएं और इजराइल को पश्चिमी तट में खतरनाक तनाव बढ़ाने और उसके जो नेता हैं उनके भड़काऊ जो बयान है उस पर रोक लगाने के लिए क्या करें, मजबूर करें। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उससे जोड़कर देखा जा सकता है, चाहे वो यूएनएससी रेजोल्यूशन हो या फिर इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या एडवाइजरी जो ओपिनियन है उसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो चेतावनी दी गई है 8 देशों की, इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों पर कोई संप्रभु अधिकार नहीं है। अब ये कहीं ना कहीं देखें तो इस क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष को और बढ़ा सकती हैं और पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। ये बात रिजल्ट के तौर पे देखी जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो भी अपील की जा रही है अब देखनी है कि आखिर ये कहाँ तक स्थिति पहुँचती है। क्या पश्चिम एशिया और अनस्टेबल हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के अगर संबंध को हम भारत से जोड़कर देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है इस पूरे घटना
क्रम के संदर्भ में या पश्चिम एशिया के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण देश हैं जिनके बीच में इस तरह की बातें चल रही हैं। तो देखिए, अगर इजराइल की हम बात करें, क्योंकि केंद्र भूमि में देखें तो इजराइल है, तो इजराइल के साथ जो भारत के संबंध है वो विभिन्न क्षेत्रों में है। चाहे वो रक्षा की बात करें, चाहे हम वो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की बात करें, और एक ऐतिहासिक जो समर्थन है, अगर भारत की बात करेंगे तो इजराइल के साथ फिलिस्तीन के साथ भी क्या है, भारत के अपने जो सपोर्ट हैं, जैसे टू नेशन जो थ्योरी है, जो टू नेशन जो सोल्यूशन है, वो भारत हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि ठीक है, यहाँ पर जो समाधान है वो बातचीत से होना चाहिए, और दो राष्ट्र की जो एक अवधारणा है उसी पर ये समस्या इजराइल फिलिस्तीन की हल होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो चुनौती है भारत के लिए, अगर उसकी हम बात करें तो वेस्ट एशिया जो स्टेबिलिटी है, एनर्जी जो भारत की सिक्योरिटी की जो दिक्कतें हैं या डायस्पोरा जो सेफ्टी है, वो एक भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि खाड़ी देशों के साथ देखें तो भारत के जो संबंध है वो ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक है, क्योंकि अधिकांश जो ऊर्जा आपूर्ति है वो भारत खाड़ी के देशों से करता है। दूसरी तरफ देखें, इजराइल के साथ उसके जो संबंध है वो आधुनिक युग में सबसे बेहतर हुए, खासतौर पर सुरक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में। इस कारण से अगर देखेंगे तो यहाँ पर भारत की जो चुनौतियां हैं वो कई सेक्टर में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि भारत को अपने जो संबंध है वो वेस्ट एशिया के साथ बेहतर करना है, एनर्जी जो उसकी सिक्योरिटी है उसे भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, और अपने जो भी डायस्पोरा है उसकी जो सेफ्टी है वो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ओवरऑल हम इस घटनाक्रम में अगर हम बात करें कि क्या कह सकते हैं, तो 8 मुस्लिम देशों के द्वारा जो भी इजराइल के खिलाफ जो भी संयुक्त बयान या संयुक्त जो बयान जारी किया गया है वो यही दर्शाता है कि फिलिस्तीन मुद्दा एक बार फिर से पश्चिम एशिया की राजनीति में लौट कर आ गया है। वेस्ट बैंक में इजराइल की जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वे दो राष्ट्र की जो अवधारणा है, जो समाधान है, उसकी संभावना को भी लगातार कमजोर कर रही हैं। तो यहाँ पर ईरान इजराइल जो तनाव है, ये गाजा युद्ध को अब वेस्ट बैंक की ओर कहीं ना कहीं ये धकेल रहा है, उस पर दबाव बढ़ा रहा है, और ये सभी मिलकर क्षेत्र को बहुमोर्ची जो अस्थिरता है उसकी ओर धकेल रहे हैं। तो ऐसे में संयुक्त जो बयानबाजी है ये केवल प्रतीकात्मक नहीं हो सकती, बल्कि इजराइल पर बढ़ते हुए कूटनीतिक और कह सकते हैं कि जो नैतिक दबाव है उसकी ओर संकेत है। अंततः अस्थायी शांति तभी संभव है, स्टेबल जब ये क्षेत्र होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नियम आधारित जो व्यवस्था है उसको मजबूती से लागू करे। इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष है उसके समाधान हेतु जो भी संवाद हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनको प्राथमिकता दी जाए, और फिलिस्तीन जनता के स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाए। तभी इस पूरे मसले का या इस पूरे क्षेत्र में जो शांति है वो स्थापित की जा सकती है। इस तरह की बात हम कह सकते हैं। तो आज हमने यही बात कर ली, जो 8 मुस्लिम देश हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ मिलकर संयुक्त एक मोर्चा खोला है, अब इसका क्या अंजाम होगा और इससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।